नमस्कार। सोचिए अगर कोई घंटों तक एक भारी बक्सा उठाए खड़ा रहे, तो क्या वो कोई काम कर रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी में तो हाँ, बिल्कुल। लेकिन भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में इसका जवाब है नहीं। आज हम इसी शब्द कार्य के पीछे छिपे वैज्ञानिक मतलब को समझने वाले हैं। तो सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि रोज के काम और विज्ञान के कार्य में क्या फर्क है। फिर हम इसके सबसे जरूरी फॉर्मूले W=Fs को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि दिशा कैसे सब कुछ बदल देती है। इसके बाद हम एंगल पर लगने वाले फोर्स और ग्रेविटी के खिलाफ होने वाले कार्य को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि असल में मेहनत का फिजिक्स क्या कहता है। देखिए, हम रोजमर्रा की भाषा में दिमागी मेहनत जैसे कि पढ़ाई करने को भी काम कह देते हैं ना, लेकिन विज्ञान में कार्य का मतलब बहुत साफ है, किसी चीज को उसकी जगह से हिलाना। बस इसीलिए एक छोटे से कंकड़ को धकेलना भी वैज्ञानिक तौर पर एक कार्य है, क्योंकि वो हिल रहा है। पर सोचिए, अगर कोई पूरी ताकत से एक दीवार को धकेले तो चाहे कितनी भी मेहनत लगे, पसीना आ जाए, विज्ञान की नज़र में ये कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार तो अपनी जगह से हिली ही नहीं। तो फिर फिजिक्स में कार्य का असल नियम क्या है? इसके लिए कोई बहुत मुश्किल थ्योरी नहीं है। सब कुछ एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त फॉर्मूले पर टिका है। यही फॉर्मूला हमें बताता है कि बल और विस्थापन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिश्ता है। असल में ये एनर्जी ट्रांसफर को समझने की पहली सीढ़ी है। और ये रहा वो फॉर्मूला W=F×S। यहां W का मतलब है वर्क यानी कार्य, F है फोर्स यानी लगाया गया बल, और S है डिस्प्लेसमेंट यानी वस्तु अपनी जगह से कितनी दूर गई। मतलब बहुत सीधा सा है, कार्य तभी होगा जब लगाया गया बल उस चीज को हिलाए। अगर बल नहीं है या फिर चीज अपनी जगह से नहीं हिली तो कोई कार्य नहीं हुआ, जीरो। इस परिभाषा का सबसे जरूरी हिस्सा है बल की दिशा में। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही वो चाबी है जिससे पता चलता है कि कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इसे हम आगे बार बार देखेंगे। अच्छा, अब इन सब की एक यूनिट भी होती है। फिजिक्स में हम हर चीज को नापते हैं। तो बल को हम नापते हैं न्यूटन में, विस्थापन को मीटर में, और इन दोनों से जो कार्य निकलता है उसे हम नापते हैं जूल में। तो 1 जूल का मतलब हुआ 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 1 मीटर तक खिसकाना। चलिए, अब दिशा की कहानी को और गहराई से समझते हैं। क्योंकि बल किस दिशा में लग रहा है और चीज किस दिशा में जा रही है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यही तय करेगा कि कार्य पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या फिर जीरो। मान लीजिए एक गाड़ी को आगे की तरफ धकेला जा रहा है। यहां बल भी आगे लग रहा है और गाड़ी भी आगे ही जा रही है। जब फोर्स और मूवमेंट की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव कहलाता है और नतीजा, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा सोचते हैं, जैसे ब्रेक लगाना या फिर जमीन का घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये बल हमेशा मूवमेंट के खिलाफ काम करते हैं, है ना? तो जब बल गति की उल्टी दिशा में लगे तो कार्य नेगेटिव होता है, और इसका असर ये होता है कि चीज धीमी पड़ जाती है। और अब सबसे दिलचस्प चीज, क्या हो अगर बल और गति की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो, यानी समकोण पर। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसी हालत में उस बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बल चीज को उसकी गति की दिशा में न तो मदद कर रहा है, ना ही उसे रोक रहा है। इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे एक सैटेलाइट जो धरती के चक्कर लगा रही है। देखिए, धरती की ग्रेविटी सैटेलाइट को अपनी तरफ यानी नीचे खींच रही है, लेकिन सैटेलाइट आगे की तरफ यानी 90 डिग्री पर चल रही है। तो ग्रेविटी का बल यहां कोई कार्य नहीं कर रहा, वो बस उसकी दिशा मोड़ रहा है। ठीक है, तो हमने सीधी दिशा, उल्टी दिशा और 90 डिग्री की बात कर ली, लेकिन असल जिंदगी में तो फोर्स अक्सर किसी एंगल पर लगता है ना? तब क्या होता है? जब भी बल किसी कोण यानी एंगल पर लगे
तो हम अपने फॉर्मूले में एक छोटा सा बदलाव करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं कॉस थीटा का। ये कॉस थीटा हमें बल के उस हिस्से को निकालने में मदद करता है जो असल में चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बस वही हिस्सा कार्य में गिना जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ट्रॉली को एक रस्सी से खींचा जा रहा है जो थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो जो खींचने की पूरी ताकत है वो काम नहीं कर रही। उसका सिर्फ वो हिस्सा जो जमीन के समानांतर है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बस वही ट्रॉली को आगे ले जा रहा है और बस उसी से कार्य हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में ये थीटा क्या है? ये बस बल लगाने की दिशा और चीज के चलने की दिशा के बीच का एंगल है। बस इतना ही। चलिए अब एक ऐसे काम की बात करते हैं जो हम प्राय रोज ही करते हैं, किसी चीज को ऊपर उठाना, यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के खिलाफ काम करना। तो जब किसी चीज को सीधा ऊपर उठाया जाता है तो हमें कितना बल लगाना पड़ता है? हमें कम से कम उतना बल तो लगाना ही होगा जितना उस चीज का वजन है, यानी जो ग्रेविटी का फोर्स उसे नीचे खींच रहा है। और कार्य निकालने के लिए हम इसी बल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला है W = mgh। यहां m है उस चीज का मास या द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है वो ऊंचाई जहां तक चीज को उठाया गया। देखा जाए तो ये भी W = F × s ही है, बस यहां बल F की जगह वजन mg आ गया और विस्थापन s की जगह ऊंचाई h आ गई। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए वस्तु का मास किलोग्राम में, g का मान जो धरती पर लगभग फिक्स्ड होता है, और ऊंचाई मीटर्स में। इन तीनों को गुणा करते ही हमें जूल में किया गया कार्य मिल जाएगा। तो हमने अलग अलग तरह के हालात देख लिए। अब समय है कि इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें और समझें कि हमने असल में सीखा क्या है। ये हैं हमारे जरूरी फॉर्मूले, हमारा वर्क टूल किट। एक है सीधा साधा कार्य W = Fx, एक है नेगेटिव कार्य जब दिशा उल्टी हो, एक है एंगल वाला कार्य जिसमें कॉस थीटा आता है, और एक है ग्रेविटी के खिलाफ कार्य W = mgh। हर फॉर्मूला एक खास स्थिति के लिए है, एक सीधे धक्के से लेकर किसी भारी सामान को उठाने तक। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि वैज्ञानिक कार्य के लिए बल का लगना और उस बल से विस्थापन होना दोनों जरूरी हैं। अगर चीज अपनी जगह से नहीं हिली तो कोई कार्य नहीं हुआ। नो मूवमेंट, नो वर्क। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर दीवार को धकेलने से दीवार पर कोई कार्य नहीं होता तो फिर वो सारी एनर्जी गई कहां? इंसान तो थक जाता है। असल में वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही खर्च होती है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये भी एक तरह का कार्य है, लेकिन ये शरीर के अंदर का कार्य है। पर यह कहानी फिर कभी।